हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप लोग अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए क्योंकि हम आपके लिए रिबॉर्न से जुड़ी और रोमांटिक एडवेंचरस कहानियाँ लगातार लाते रहेंगे। तो बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। रुको, बहुत हो गया। लेंग रुओक्सु घबरा गई और उसने बातूनी स्नो ईगल को आगे बढ़ने से रोक दिया। कौन जानता था कि यह आगे क्या कहेगा। फिर क्या तुम मुझे स्वीकार करोगे? स्नो ईगल अचानक थोड़ा शर्मीला हो गया और उसने अपना सिर नीचे कर लिया। लेंग रुओक्सु की ओर देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मिस, कृपया इसे ले लें। यह बहुत दयनीय है। लू ताओ विनती करने में मदद नहीं कर सका। अपनी वफादारी व्यक्त करने के लिए इस स्नो ईगल ने वह सब कुछ समझाया जो वह कर सकता था, यहां तक अपनी 8 पीढ़ियों की वंशावली भी शामिल थी। इसके अलावा इसने दयनीय और प्यारा होने का दिखावा किया, जिससे लू ताओ इसे इस तरह देखने में असमर्थ हो गया। क्योंकि मेरी नौकरानी ने तुम्हारी ओर से विनती की है, मैं तुम्हारी बात स्वीकार कर लूंगी। लेंग रुओजू ने असहाय होकर कहा। गुरु आपका धन्यवाद। स्नो ईगल ने तुरंत अनुबंध शुरू कर दिया, जैसे कि उसे डर था कि लेंग रुओक्सु को इसका पछतावा होगा। लू ताओ, फैंग दा एक एक को भी चुने। अनुबंध पूरा होने के बाद लेंग रुओजू ने कहा। ठीक है। फैंग दा और लू ताओ ने अनुबंध के लिए एक ऐसा बाज चुना जो देखने में अधिक आकर्षक लगे। उसके बाद लेंग रुओजू ने अन्य पवित्र जानवरों को कंगन में अपने स्वामी के रूप में स्वीकार करने के लिए ले लिया, और वे तीनों इस स्थान से चले गए जहां उन्होंने कल रात डेरा डाला था। वहां लौटने के बाद लेंग रुओक्सु ने पाया कि जूरी और अन्य लोग चले गए थे, इसलिए उन्होंने उनका पीछा किया। क्विल ने अपनी एक्स-रे दृष्टि से उनके स्थान की पुष्टि करने के बाद कहा, मास्टर, जूरी और अन्य लोग मुसीबत में लग रहे हैं। क्या यह बड़ी मुसीबत है? लेंग रुक्स्यू ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, उनका सामना 9वें स्तर के पवित्र जानवर से हुआ, क्विल ने समझाया। 9 स्तर का पवित्र जानवर। लेंग रुओजू धीरे से मुस्कुराए। बिग ब्रदर जू की किस्मत बहुत अच्छी है। जब कोई उसके दरवाजे पर दस्तक देता है तो उसे लेवल 9 पवित्र जानवर की आवश्यकता होती है। मास्टर, वह स्तर 9 का पवित्र जानवर एक पृथ्वी दानव भालू होना चाहिए। यह बहुत मजबूत है और इसकी उच्च रक्षा क्षमता है। स्नो ईगल एक छोटे सफेद पक्षी में बदल गया और लिंग रुक्सु के कंधे पर आ गिरा। ओह, इसे अब स्नो मेपल कहा जाना चाहिए। कौन अधिक शक्तिशाली है, यह भालू या किंग कांग महान वानर? लेंग रुओजू ने पूछा। वे समान रूप से मजबूत हैं। वे आक्रामक और रक्षात्मक दोनों क्षमताओं वाले आध्यात्मिक जानवर हैं, स्नो मेपल ने समझाया। ओह, क्विल, हमें तब तक करीब नहीं आना चाहिए जब तक कि उनकी जान खतरे में न हो, लेंग रुक्स्यू ने कुछ सोचने के बाद आदेश दिया। यह एक दुर्लभ अवसर था। उसे उम्मीद थी कि बिग ब्रदर जो इसे समझ सकता है। क्विल ने सिर हिलाया और छिपने और गुप्त रूप से निरीक्षण करने के लिए एक उपयुक्त स्थान ढूंढ लिया। इस समय जूरी ठंडे पसीने से लथपथ था क्योंकि उसे 9वें स्तर के एक पवित्र जानवर का सामना करना पड़ रहा था जो अपनी अपार शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था। यह पवित्र जानवर मानव आध्यात्मिक सर्वोच्चता के बराबर था। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि इस भालू का स्वभाव अच्छा नहीं था। एर्म, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। चलो बात करते हैं। जूरी ने कहने का साहस जुटाया। वह वास्तव में नहीं जानता था कि रुओजू अपने जानवरों को कैसे मनाने में कामयाब रही। सच कहूं तो उसने नहीं सोचा था कि यह भालू उसके साथ तर्क करने में सक्षम होगा, न ही उसने सोचा था कि उसके पास आध्यात्मिक जानवरों को लुभाने के लिए रुओक्सु का आकर्षण था। मानव, समय को रोकने की कोशिश मत करो। तुम सब मर चुके हो। पृथ्वी राक्षस भालू, जिसका शरीर लगभग 3 मीटर लंबा और सांसारिक पीला था, अपने वर्तमान क्रोध का प्रदर्शन करते हुए गड़गड़ाहट की तरह गर्जना करता था। जूरी ने अपने अधीनस्थों और मां परिवार के सदस्यों पर नजर डाली, जो पृथ्वी राक्षस भालू की ताकत से बेहोश हो गए थे, और साहस जुटाकर कहा, वरिष्ठ, हमारा वास्तव में आपकी खेती में बाधा डालने का इरादा नहीं था। इस संसार में बलवानों का सम्मान होता था। चाहे इंसान हो या आत्मिक जानवर, जब तक वे ताकतवर हैं, उनका सम्मान किया जाना चाहिए। इसलिए जूरी ने खुद को कनिष्ठ के रूप में रखा और केवल यही आशा की कि यह पृथ्वी दानव भालू उनके प्रति उदार होगा। थम्फ, आप इसे बहुत अच्छा बताते हैं। मैं एक महत्वपूर्ण बिंदु पर साधना कर रहा था जब आपने मुझे रोका। आपने मुझे आगे बढ़ने में असमर्थ कर दिया और लगभग साधना विचलन में प्रवेश कर गया। लेकिन आपको अभी भी भ्रम है कि मैं आपको जाने दूंगा। क्या पागल का सपना है? पृथ्वी दानव भालू ने दांत पीसते हुए उग्रता से कहा। ये इंसान असल में काफी ताकतवर था। वह वास्तव में इसकी ताकत से बेहोश नहीं हुआ। वरिष्ठ, मेरे पास आपको बढ़ावा देने का एक तरीका है, जूरी ने कुछ सोचने के बाद कहा। तुम्हारे पास क्या तरीका है?
जूरी ने पृथ्वी दानव भालू की जिज्ञासा को पूरी तरह से शांत कर दिया। इसकी मदद नहीं की जा सकी। उन्नति का आकर्षण बहुत अधिक था। मेरी एक दोस्त है जो कीमियागर है। उसके पास ऐसी गोलियां हैं जो स्तर 9 के पवित्र जानवर को बढ़ावा दे सकती हैं। उसने मुझे एक देने का वादा किया था, लेकिन आपको पहले मेरे साथ अनुबंध करना होगा, जूरी ने थोड़ा डरते हुए समझाया। उम्मीद है इस भालू को लुभाया जाएगा। मानव, तुमने मुझे अपने साथ अनुबंध करने के लिए धोखा देने की हिम्मत कैसे की? हम्फ, दुनिया में ऐसी कोई गोली नहीं है। पृथ्वी दानव भालू को जूरी की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। वरिष्ठ, इस बारे में क्या ख्याल है? अभी मुझ पर विश्वास करें। मैं तुम्हें उससे मिलवाऊंगा। मेरे शब्दों की पुष्टि करने के बाद आप मेरे साथ अनुबंध कर सकते हैं। कैसा रहेगा? जूरी ने जल्दी से सोचकर ध्यान से कहा। लेकिन वह अपने दिल में चिल्ला रहा था। रुओसु, तुम कहाँ हो? मैं आपके मुझे बचाने का इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, फिलहाल मैं आप पर विश्वास करूंगा। पृथ्वी दानव भालू ने अंततः सहमति में अपना सिर हिलाने से पहले बहुत देर तक विचार किया। उसे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था और उसे विश्वास था कि यह छोटा इंसान कोई भी चाल चलने की हिम्मत नहीं करेगा। क्या आप मुझसे मिलना चाहते हैं? लेंग रुओजू धीरे धीरे अपने छिपने के स्थान से बाहर चली गई। रुओक्सु, जूरी अपनी इच्छा पूरी होते देख बहुत उत्साहित थी। बड़ा भालू, यदि आप बिग ब्रदर जू के साथ एक अनुबंध बनाते हैं तो मैं आपको हरे स्पिरिट फल से बनी एक ग्रीन स्पिरिट गोली दूंगा, लेंग रुक्सु ने सीधे कहा, और पृथ्वी दानव भालू को बोलने का कोई मौका नहीं दिया। सचमुच, मैं पहले सामान का निरीक्षण करना चाहता हूँ, पृथ्वी दानव भालू ने खुशी से देखते हुए कहा, लेकिन अभी भी उससे अचंभित नहीं हुआ था। ठीक है। लेंग रुक्सु ने एक हरे रंग की स्पिरिट की गोली निकाली और उसे पृथ्वी दानव भालू को दे दी। खैर, यह भालू बहुत स्मार्ट है। यह वास्तव में हरे रंग के स्पिरिट फल से बना है। पृथ्वी दानव भालू ने हरी गोली को देखा और उसकी आंखें उत्साह से चमक उठी। मैं इस इंसान के साथ एक आत्मा अनुबंध में प्रवेश करने को तैयार हूँ। पृथ्वी दानव भालू अब और इंतजार नहीं कर सका और स्वेच्छा से एक आत्मा अनुबंध में प्रवेश कर गया। आपके लिए, यह देखने के बाद कि अनुबंध पूरा हो गया है, लेंग रुओजू ने अपना वादा निभाया और गोली पृथ्वी दानव भालू को सौंप दी। पृथ्वी दानव भालू ने गोली ली और सीधे अपने बड़े मुंह में फेंक दी। लड़की, एफिनिटी मिस्टिक क्षेत्र का क्रीक प्रकट होने वाला है। इस समय लेंग रुक्स्यू के दिमाग में अचानक बटरफ्लाई की आवाज गूंजी। वास्तव में लेंग रोंगजू आश्चर्यचकित थी। क्या यह अंततः प्रकट होने जा रहा है? धब्बों के कारण बहुत सी चीजें घटित हुई हैं। हम्फ, अगर वहां कुछ दिलचस्प हो तो यह सबसे अच्छा होगा। अन्यथा मुझे रहस्यवादी क्षेत्र को प्रकट होने देने पर निश्चित रूप से पछतावा होगा। हाँ, मैं इसे महसूस कर सकता हूँ, तितली ने गर्व से कहा। चूंकि यह रहस्यवादी क्षेत्र का दूत था, इसलिए इसकी भावनाएं गलत नहीं हो सकती थी। यह कब प्रकट होगा? लेंग रुक्स्यू ने पूछना जारी रखा। 1 सप्ताह बाद, तितली ने उत्तर दिया। कहाँ है? बटरफ्लाई ने समझाया, कोई निश्चित स्थान नहीं है। रहस्यमय क्षेत्र खुलने के बाद किसी भी स्थान वाले को स्वचालित रूप से टेलीपोर्ट किया जा सकता है। लड़की, रहस्यमय क्षेत्र में तुम्हें मेरी बहुत आवश्यकता होगी, इसलिए तुम्हें अब से मेरे साथ बेहतर व्यवहार करना होगा। तितली फिर से थोड़ी आत्मसंतुष्ट थी। दफा हो जाओ, कहीं और जाओ। लेंग रुओजू ने उग्रता से दहाड़ लगाई। यह लानत तितली वास्तव में नहीं जानती थी कि कैसे व्यवहार करना है। लड़की, तुम बिल्कुल भी कोमल नहीं हो। तुम्हें रूहान से सीखना होगा। एक लड़की होने के नाते तुम इस तरह व्यवहार नहीं कर सकती, बटरफ्लाई ने डरते हुए कहा। लेंग रुक्स्यू के माथे पर ठंडे पसीने की 2 बूंदें टपक पड़ी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के बटरफ्लाई से रिश्ता तोड़ दिया और अपनी नजर बड़े भालू की ओर कर ली। इस समय भालू ने पहले ही अपनी प्रगति पूरी कर ली थी और अचंभित होकर जमीन पर बैठा था। जूरी इस समय अपनी उन्नति के मध्य में था क्योंकि उसने इसके साथ अनुबंध किया था और कई लाभ प्राप्त किए थे। 15 मिनट बाद जूरी ने अपनी प्रगति पूरी की। जब उसने अपने मंच को देखा तो उसका चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था। हेवेंस, क्या यह सच है? मैं वास्तव में 2 चरणों में आगे बढ़ चुका हूं और अब आध्यात्मिक संप्रभुता के शिखर पर हूं। क्या यह थोड़ा बहुत आसान नहीं था? स्तब्ध इंसान और जानवर को जगाने के लिए लेंग रुओजू ने जानबूझकर 2 बार खांसा। मालिक, पृथ्वी राक्षस भालू ने जूरी को खुशी से देखा। यह अब एक दिव्य जानवर था। बूहू, यह वास्तव में आसान नहीं था। बड़े भालू, बधाई हो, जूरी ने खुशी से कहा। मालिक और जानवर के बीच काफी बातचीत होने के बाद आखिरकार उन्हें लेंग रुओजू की याद आई। रुओक्सु, बहुत बहुत धन्यवाद, जूरी ने कृतज्ञतापूर्वक कहा।
धन्यवाद, बिग बियर ने कहा, उसके रोएदार सिर पर शर्मीली अभिव्यक्ति दिख रही थी। आपका स्वागत है, बिग बियर, तुम्हें अब से बिग ब्रदर जू की रक्षा करनी होगी। लेंग रूक्स्यू ने उसे याद दिलाया। हाँ, बड़े भालू ने सिर हिलाया। इसे अपने मालिक की रक्षा करनी थी, अन्यथा अगर इसके मालिक को कुछ हुआ तो यह भी जीवित नहीं रह पाएगा। बड़े भाई जू, क्या हुआ? लेंग रुओक्सू ने बेहोश जियांग डोंग और जमीन पर मौजूद अन्य लोगों को देखा। आह, इसका जिक्र मत करो, जू री ने जोर से आह भरी। यदि रुओजू नहीं होती तो उनकी टीम बिग बियर के क्रोध का शिकार बन गई होती। उस महिला ने मेरी साधना में बाधा डाली। मैं मूल रूप से उन्नति से थोड़ा ही दूर था, लेकिन उसकी वजह से मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हो गए। यह सोचकर बिग बियर अभी भी बहुत गुस्से में था। बड़े भाई जू, चलो उन्हें जगाकर वापस चलते हैं, लेंग रूक्सू ने कुछ सोचने के बाद कहा। रहस्यवादी क्षेत्र खुलने वाला था, इसलिए उसे जल्दी तैयारी करनी पड़ी। ठीक है, जू री ने सहमति व्यक्त की। चूंकि यह करीबी मुलाकात हुई, वह अब उनकी सुरक्षा और प्रशिक्षण जारी रखने के मूड में नहीं था। युवा मास्टर, भागो, वहां एक भालू है। जियांग डोंग की याद अभी भी बेहोश होने से पहले की है, इसलिए जागने के बाद वह उत्साह से चिल्लाया। शांत हो जाओ, यह ठीक है। जू री ने उसे सांत्वना देने के लिए उसके कंधे को थपथपाया। ठीक है। जियांग डोंग का मन धीरे धीरे स्पष्ट हो गया। बाकी लोग जियांग डोंग से ज्यादा बेहतर नहीं थे। भाड़े के समूह को सांत्वना देने के बाद जू री माँ झोंगजियान के पास गया और सीधे कहा, बड़ी माँ, चलो वापस चलते हैं। ठीक है, चलो वापस चलते हैं, माँ झोंगजियान ने असहाय होकर कहा। जो कुछ हुआ, उसके बाद उनके पास उनसे यह कहने का कोई मौका नहीं था कि वे उनकी रक्षा करना जारी रखें। आखिरकार उन्होंने इस पर पहले ही चर्चा कर ली थी। क्या वापस जाओ? नहीं, दूसरे अंकल, हम वापस नहीं जा सकते। मुझे अभी तक कोई ऐसा आत्मिक जानवर नहीं मिला जो मुझे पसंद हो। जब माँ योरू ने उनकी बातचीत सुनी तो वह अस्वीकृति में चिल्लाई। यह आपके ऊपर निर्भर नहीं है। माँ झोंगजियान ने अपनी भतीजी को उदासीनता से देखा। उसकी स्वेच्छाचारिता के कारण वे लगभग अपनी जान गंवा चुके थे। इसके अलावा, भले ही हरिकेन मर्सिनरी ग्रुप ने इसे स्पष्ट रूप से नहीं कहा, लेकिन यह स्पष्ट था कि अगर वे यहां रहने पर जोर देते हैं तो उन्हें अपने जीवन की परवाह नहीं होगी। ऐसी दृढ़ इच्छाशक्ति वाली भतीजी के लिए अपना सारा जीवन बलिदान करना वास्तव में बहुत नासमझी थी। दूसरे अंकल, क्या आप भूल गए कि पिताजी ने हमारे जाने से पहले क्या कहा था? जब माँ योरू ने देखा कि उसके दूसरे चाचा ने उसकी बात नहीं सुनी तो उसने तुरंत अपने पिता को पाला। मैं इस मामले को बिग ब्रदर को समझाऊंगा, माँ झोंगजियान ने बिना समझौता किए कहा। बड़े भाई जू, मैं यह जगह नहीं छोड़ना चाहता। माँ योरू ने जूरी की ओर आंसुओं से भरी आंखों से देखा, इस आशा से कि वह अपने आंसुओं से उसे द्रवित कर देगी। तो फिर यही अकेले रहो, जूरी ने ठंडे स्वर में कहा। फिर वह मुड़ा और चला गया, उसे आगे मनोरंजन करने में बहुत आलस कर रहा था। माँ झोंगजियान ने अपनी भतीजी की ओर उदासीनता से देखा और माँ परिवार के अन्य लोगों को आदेश दिया, इकट्ठा हो जाओ और जाने के लिए तैयार हो जाओ। सभी के उड़ने वाले आत्मा वाले जानवरों पर बैठने के बाद भी माँ योरू गतिहीन रही। योरू, अगर तुम ऊपर नहीं आना चाहते तो हम जा रहे हैं, माँ झोंगजियान ने अधीरता से कहा और एक अल्टीमेटम दिया। माँ योरू अनिच्छा से एक आत्मिक जानवर की पीठ पर बैठी थी, फिर भी क्रोधित थी। रात में हर कोई स्पिरिट बीस्ट्स पर फीनिक्स सिटी लौट आया। बड़े भाई जू, चलो यहां भाग लेते हैं। फीनिक्स सिटी में प्रवेश करने के बाद लेंग रुओक्सू ने कहा। ठीक है। जू री ने अपनी टीम के साथ जाने से पहले लेंग रूक्सू को जाते हुए देखा। जनरल की हवेली में लौटने के बाद लेंग रूक्सू सीधे कंगन में प्रवेश कर गए। तितली, लेंग रूक्सू ने धीरे से अंतरिक्ष में पुकारा। लड़की, मैं यहां हूं। क्या तुमने मुझे याद किया? बड़ी बैंगनी तितली अपने पंख फड़फड़ाती हुई लेंग रूक्सू के सामने आ गई। क्या आप अधिक सामान्य हो सकते हैं? मुझे आपसे कुछ पूछना है। लेंग रुओजू ने असहाय होकर अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा। बटरफ्लाई के सामने वह सचमुच असहाय थी। लड़की, पूछो, मैं तुम्हें वह सब कुछ बताऊंगा जो मैं जानता हूं, बटरफ्लाई ने चारों ओर चक्कर लगाने के बाद वादा किया। ठीक है, पहले मुझे रहस्यमय क्षेत्र के बारे में बताओ। अंदर क्या है? लेंग रूक्स्यू ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, आपने सही व्यक्ति से पूछा है। मुझसे ज्यादा उस जगह से कोई परिचित नहीं है। वहां सभी प्रकार के खजाने और आध्यात्मिक जानवर हैं। इसके अलावा सबसे निचले स्तर वाले पवित्र जानवर हैं। लेकिन क्या आप उनके साथ अनुबंध कर सकते हैं, यह आपकी क्षमता पर निर्भर करेगा। वहां भाग्य बेहद महत्वपूर्ण है। यदि आप भाग्यशाली हैं, तो शायद सभी खजाने आपके होंगे।
अगर आप बदकिस्मत हैं तो कई लोग आपसे ये छीन लेंगे। तो यह वहां भी बहुत खतरनाक है और अक्सर झगड़े होंगे। इसलिए रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद आपको सतर्क रहना चाहिए। अगर गलती से आपकी जान चली जाए, बटरफ्लाई ने बहुत दयालुता से याद दिलाया। हालांकि आप उन खतरों का केवल 10% ही सामना करेंगे जिनका आपने मूल रूप से मेरे मार्गदर्शक के रूप में सामना किया होगा। इसलिए मैं बहुत महत्वपूर्ण हूँ। तितली ने अपना असली स्वरूप प्रकट किया। तितली, क्या केवल 200 लोगों को ही अंदर आने की अनुमति नहीं है? यह खतरनाक कैसे हो सकता है? लेंग रूक्सू ने बटरफ्लाई की आत्मसंतुष्टि को नजरअंदाज करते हुए हैरानी से पूछा। उनकी ताकत से दूसरों को उनका विरोधी नहीं बनना चाहिए। यह कैसे संभव है? रहस्यमय क्षेत्र हर 1000 साल में केवल एक बार प्रकट होता है। तितली ने चिल्लाकर कहा। अपने आप को स्पष्ट करो, लेंग रूक्सू ने बटरफ्लाई को पकड़ते हुए आदेश दिया। लड़की, जाने दो, मैं सांस नहीं ले सकता। क्या तुम मेरी हत्या करना चाहते हो? अर्ग, तितली ने संघर्ष किया और व्यथित होकर विलाप किया। ओह, मुझे खेद है। मुझे बताओ। लेंग रुओक्सू ने तुरंत जाने दिया, लेकिन वह अपने दिल में बुदबुदाने से खुद को नहीं रोक सकी। क्या प्रेत को सांस लेने की जरूरत है? लड़की, लिंगफैंग महाद्वीप विशाल ब्रह्मांड में एकमात्र आयाम नहीं है। लिंगफैंग महाद्वीप निम्नतम स्तर का आयाम है, लेकिन यह एकमात्र निम्न स्तर का आयाम नहीं है। इस स्तर के हजारों या उससे भी अधिक आयाम हैं। ब्रह्मांड से जन्मे एक आध्यात्मिक कीमती स्थान के रूप में हमारे क्रीक ऑफ एफिनिटी मिस्टिक दायरे का केवल एक आयाम में प्रकट होना स्वाभाविक रूप से असंभव है। इसलिए अन्य निम्न स्तरीय आयाम भी एफिनिटी मिस्टिक क्षेत्र के क्रीक के लिए स्थान प्राप्त कर सकते हैं, बटरफ्लाई ने विस्तार से बताया। तो रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद हमारा सामना अन्य निम्न स्तरीय आयामों के लोगों से हो सकता है? लेंग रुओजू ने पूछा। हाँ, यह संभव है। लेकिन रहस्य का क्षेत्र बहुत बड़ा है और उनमें से बहुत सारे नहीं होंगे, इसलिए चिंता न करें। बटरफ्लाई ने सोचा कि लेंग रूक्सू डर गई है और उसने तुरंत उसे सांत्वना दी। लेंग रुओक्सू ने सोच समझकर सिर हिलाया और जारी रखा। तितली, मुझे याद है कि तुमने कहा था कि तुम्हें मेरे साथ रखना फायदेमंद होगा। अब क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसके क्या लाभ हैं? क्या मुझे अपना मार्गदर्शक बनाना पर्याप्त नहीं है? तितली की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं, लेकिन वह अपने दिल में बुदबुदाने से खुद को नहीं रोक सकी। इस लड़की की भूख सचमुच बहुत बड़ी है। आप क्या सोचते हैं? लेंग रूक्सू ने उत्तर देने के बजाय पूछा। उसने बटरफ्लाई को बहुत ही अप्रिय नजरों से देखा। लड़की, मैं तुम्हें और लोगों को अंदर लाने की अनुमति दूंगा। यह पर्याप्त होना चाहिए, है ना? तितली ने सावधानी से पूछा, उसकी काली आंखें लगातार झपक रही थी। यह तो इसके जैसा ही है। लेंग रुओजू ने संतुष्टि में सिर हिलाया। यदि अधिक लोग प्रवेश कर सकें, तो वे जड़ी बूटियां चुनने में उसकी मदद कर सकेंगे, यदि उन्हें कोई जड़ी बूटी मिले। लड़की, तुम कितने लोगों को लाने की योजना बना रही हो? तितली ने उत्सुकता से पूछा। अनुमान। लेंग रुओजू बुरी तरह मुस्कुराए। मुझे मत बताओ कि तुम सभी को अंदर लाना चाहते हो। तितली अनुमान लगाने से खुद को नहीं रोक सकी, उसका छोटा सा दिल कांप रहा था। उम्मीद है कि नहीं, वरना बॉस मुझे जाने नहीं देंगे। इतना होशियार। आपने इसे सही समझा, लेंग रूक्सू ने प्रशंसा की। उसने बटरफ्लाई के रोते हुए चेहरे को देखा और लगभग जोर से हंस पड़ी। लड़की, चलो इस पर चर्चा करें। क्या आप इतने सारे लोगों को अंदर नहीं ला सकते? तितली दयनीयता से गिड़गिड़ाने लगी, मानो रोने ही वाली हो। मुझे एक कारण बताओ, लेंग रूक्सू ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। अगर तुम बहुत सारे लोगों को अंदर लाओगे तो बॉस मुझे मार डालेगा। बूहू, तितली रो पड़ी। फिर आपको क्या लगता है कि मैं कितने लोगों को ला सकता हूं? लेंग रुओजू ने बहुत अच्छे ढंग से पूछा। यह देखकर कि बाहर निकलने का कोई रास्ता है, बटरफ्लाई ने तुरंत कहा, 1000, ज्यादा से ज्यादा 1000 लोग। वास्तव में इससे अधिक कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, यह 1000 लोग हैं। लेंग रुओजू ने समझदारी से कहा। असल में उसका इरादा बहुत सारे लोगों को लाने का नहीं था। वह बस इसे चिढ़ा रही थी। आह, लड़की, तुम बहुत अच्छी हो। तितली खुशी से लेंग रुओजू के चारों ओर चक्कर लगा रही थी। जैसे ही वह नाचता था, हल्का सुनहरा पाउडर नीचे गिरता था, जो उसके अच्छे मूड को दर्शाता था। वास्तव में यह उम्मीद नहीं थी कि लड़की से बात करना इतना आसान होगा। हे। यह मन ही मन बुरी तरह हंसा। यह स्पष्ट करने के बाद कि वह क्या जानना चाहती थी, लेंग रुओक्सू ने अंतरिक्ष में पुकारा, किंग जू, बड़ी बहन। किंग जू तुरंत लेंग रुओजू के सामने आ गई। किंग जूए, दादाजी और अन्य लोगों को जगाने में मेरी मदद करो। लेंग रूक्सू ने कुछ सोचने के बाद कहा। हाँ,
बड़ी बहन किंग ज्यू ने उत्तर दिया और तुरंत लेन किंगटियन और अन्य लोगों को जगाया जो खेती कर रहे थे। जुएर, क्या बात है? लेन क्विंगटियन अपने बांस के घर से निकले। रुओक्सु, तुम हमें क्यों ढूंढ रही हो? लिन लियांग उसके पीछे बाहर चला गया। दोनों बूढ़ों ने हैरानी से एक दूसरे की ओर देखा और फिर लेंग रूक्सु की ओर देखा। 10 मिनट बाद लेंग रुओजू जिन लोगों की तलाश कर रही थी वे धीरे धीरे आ गए और फिर उसने बताया कि उनके साथ क्या हुआ था। सचमुच, यह बहुत बढ़िया है। खबर सुनने के बाद लेंग क्विंटियन खुशी से चिल्लाया। एफिनिटी रहस्यवादी क्षेत्र का क्रीक। यह कई आध्यात्मिक सर्वोच्चताओं का सपना था, लेकिन केवल 200 लोग ही इसमें प्रवेश कर सकते थे। इसलिए हर बार क्रीक ऑफ एफिनिटी मिस्टिक रियलम के प्रकट होने पर विभिन्न बल स्थानों को सुरक्षित करने के लिए सभी प्रकार के साधनों का सहारा लेंगे। यह सोचने के लिए कि यह बूढ़ा व्यक्ति मेरे जीवनकाल में अभी भी रहस्यवादी क्षेत्र का दौरा कर सकता है। अफसोस, बूढ़े ने आह भरी। यह ठीक इसलिए था क्योंकि मेरे गुरु ने रहस्यवादी क्षेत्र में प्रवेश किया था कि उन्हें एक गोली मिली जिसने उन्हें उन सभी वर्षों पहले आध्यात्मिक देवता की ओर बढ़ने की अनुमति दी। फिर वह ऊपरी लोक में चला गया। मुझे आश्चर्य है कि वह अब कैसा कर रहा है। लिन लियांग ने आह भरी। जुएर, आप कितने लोगों को लाने का इरादा रखते हैं? लेंग क्विंटियन ने उत्सुकता से पूछा। उसे उम्मीद नहीं थी कि छोटी तितली के पास इतना अधिकार होगा। भाड़े के समूह के अलावा वहां आप लोग हैं। मेरा किसी और को अंदर लाने का इरादा नहीं है, लेंग रुओक्सु ने कुछ सोचने के बाद कहा। बाकी लोग मजबूत नहीं थे, इसलिए उनका अंदर जाना बेकार होगा। उसे उनकी देखभाल भी करनी होगी। ऐसा करने के बजाय बेहतर होगा कि उन्हें कल्टीवेशन करने के लिए कंगन में ही रहने दिया जाए। हाँ, यह हमें लाने के लिए पर्याप्त है। लेंग क्विंटियन ने सहमति में सिर हिलाया। बेटा, प्रवेश करने के बाद हमें कलाकृतियां बनाने के लिए सामग्री एकत्र करनी होगी। मैंने सुना है कि उनमें से बहुत सारे हैं, ओल्ड जाओ ने याद दिलाया। उनकी टीम में इतने सारे कारीगर थे कि काम के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं थी। न केवल कृत्रिम सामग्री, हमें जड़ी बूटियां इकट्ठा करने की भी जरूरत है, लेंग रुओक्सु ने कहा। उसने इन्हें जाने न देने के बारे में लंबे समय से सोचा था। हाँ, आप और लिटिल ब्रेट लियू कीमियागर हैं। बूढ़ा जाओ सहमत हो गया। हर दुनिया में कीमियागरों, कारीगरों और जानवरों के प्रशिक्षकों को बहुत ऊंचा दर्जा प्राप्त था, इसलिए ये चीजें उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। दादाजी, चलो अगले कुछ दिनों में तैयारी करें, लेंग रूक्स्यू ने याद दिलाया। हाँ, हमें बहुत सारा खाना लाना होगा, लेंग क्विंटियन ने कहा। फिर खाना। लेंग रुओजू के पास शब्द नहीं थे। दादाजी जहां भी जाते हैं खाना बनाना क्यों नहीं भूलते? लड़की, खाना बहुत महत्वपूर्ण है। वहां कुछ भी स्वादिष्ट नहीं है, बटरफ्लाई ने लेंग रूक्सू के विचारों को देखने के बाद उसे याद दिलाया। दादाजी, चलो अलग हो जाएं और खाने की खरीदारी करने चलें, लेंग रूक्सू ने कुछ शर्मिंदगी के साथ कहा। ओह, दादाजी अभी भी अधिक अनुभवी हैं। जितना बड़ा, उतना समझदार। ठीक है, आइए विभिन्न दैनिक आवश्यकताओं की और तैयारी करें। जगह वैसे भी बड़ी है, इसलिए इसके भरे होने के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेंग क्विंटियन ने आत्मविश्वास से कहा। दादाजी, देर हो रही है। चलो कल और खरीदेंगे, लेंग रूक्स्यू ने सुझाव दिया। लेंग क्विंटियन और अन्य ने सिर हिलाया। कुछ देर चर्चा करने के बाद वे सोने के लिए अपने कमरे में लौट आए। 5 दिन बाद लिसनिंग स्नो पवेलियन। लेंग रुओजू बिस्तर पर आराम से लेटी हुई थी और उसकी बाहों में छोटा मिंट दिल में आहें भर रहा था। यह वास्तव में आसान नहीं था। आखिरकार सब कुछ खरीदने में 5 दिन लग गए। ओह, इन लोगों की क्रय शक्ति वास्तव में अद्भुत है। अंतरिक्ष के गोदाम में चीजों के ढेर के बारे में सोचते हुए उसे अपनी खोपड़ी में झुंझुनी महसूस हुई। मिस यंग मास्टर हुओ यहाँ है, लू ताओ ने दरवाजे के बाहर से धीरे से कहा। वह यहाँ क्या कर रहा है? छोटे सिल्वर मिंट ने जब सुना कि हुओ किंग यहाँ है तो वह नाराजगी से गुर्राने लगा। हे, बहुत समय हो गया। तुम अब भी नाराज क्यों हो? लेंग रुओक्सु ने मनोरंजन के लिए छोटे मिंट के चिकने फर को रगड़ा। हम्फ, उसने वास्तव में अपने आत्मिक जानवर को मेरा पीछा करने का आदेश दिया था, छोटे सिल्वर मिंट ने नाराजगी से कहा। हाँ, मुझे लगता है कि यह काफी मजेदार है। कितना प्यारा दृश्य है। जब भी लेंग रुओजू उस दिन के दृश्य के बारे में सोचती तो वह हंसना चाहती थी। जुएर, तुम्हें दोबारा इसका जिक्र करने की अनुमति नहीं है। बूहू, छोटे सिल्वर मिंट का दम घुट गया। यह बहुत शर्मनाक था। ठीक है, लेंग रुओजू ने असहाय होकर उसके सामने छोटे मिंट को उठाया। जुएर, मुझे यह स्थिति पसंद नहीं है। मैं इस तरह उजागर हो गया हूं। बूहू, छोटा सिल्वर मिंट शर्म से रोया। नहीं, आप नहीं हैं। आपका फर सब कुछ अवरुद्ध कर देता है।
मैं कसम खाता हूं कि मुझे वास्तव में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। लेंग रुओजू ने अंधेरे चेहरे के साथ अपना हाथ उठाया और कसम खाने का नाटक किया। वह अपने दिल में बेहद असहाय महसूस कर रही थी। यह छोटा मिंक क्या सोच रहा है? बूहू। छोटा सिल्वर मिंक और भी जोर से रोया। ओह, रोना बंद करो, चलो हुओ किंग को देखने चले। लेंग रुओक्सू ने मना लिया। यह छोटा मिंक बस फ्रीक की प्रतिकृति है। वे बहुत समान है। उसके माथे से ठंडा पसीना टपकने के साथ लेंग रुक्सू ने अपनी बाहों में छोटे मिंट के साथ लिसनिंग स्नो पवेलियन को छोड़ दिया और लिविंग रूम में चली गई, जहां हुओ किंग उसका इंतजार कर रही थी। तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुम एकांत में नहीं हो? लिविंग रूम में प्रवेश करने और मुख्य सीट पर बैठने के बाद लेंग रुओजू ने सीधे पूछा। मैं अभी एकांत से बाहर आया हूँ। मैंने सुना है कि आपने हाल ही में बहुत सारी चीजें खरीदी हैं। क्या आप लंबी यात्रा पर जा रहे हैं? हुओ किंग थोड़ा हैरान था। रूक्स्यू द्वारा उसे दी गई स्वर्गीय सार की गोली से वह आसानी से आध्यात्मिक सर्वोच्चता की ओर आगे बढ़ गया। आगे बढ़ने के बाद उन्होंने अपनी खेती को मजबूत करने के लिए एकांत में प्रवेश करना चुना। एकांत से बाहर निकलने के बाद उसने अपने पिता को इस मामले का जिक्र करते हुए सुना, इसलिए वह तुरंत वहां से चला गया। नहीं, एफिनिटी मिस्टिक क्षेत्र का क्रीक प्रकट होने वाला है, लेंग रूक्स्यू ने ईमानदारी से कहा। उसने इस मामले को हुओ किंग से छिपाने का इरादा नहीं किया था, लेकिन वह उसे बताने की पहल भी नहीं करेगी। वास्तव में, हुओ किंग आश्चर्य से उठ खड़ा हुआ। क्या बटरफ्लाई ने मुझे जो बताया वह नकली होगा? लेंग रुओजू ने हल्के से कहा। तो फिर आप खाना क्यों खरीद रहे हैं? हुओ किंग का चेहरा प्रश्नचिन्हों से भरा था। रहस्यमय क्षेत्र की उपस्थिति का उस सारे भोजन से क्या लेना देना था? तितली ने कहा कि रहस्यवादी क्षेत्र में कुछ भी स्वादिष्ट नहीं है, इसलिए हमने और अधिक भोजन तैयार किया, लेंग रुओक्सू ने समझाया। ओह, एफिनिटी मिस्टिक क्षेत्र का क्रीक कब दिखाई देगा? हुओ किंग ने पूछा, उसका चेहरा प्रत्याशा से भरा हुआ था। 2 दिन से भी कम, लेंग रुक्स्यू ने समय की गणना करने के बाद कहा। लेंग रुक्स्यू ने कहा, अभी तैयारी करने में देर नहीं हुई है। ठीक है, रुक्सू, मैं आज तुम्हारे साथ और बातचीत नहीं करूंगा। मैं तैयारी के लिए वापस जा रहा हूं। हुओ किंग जल्दी से उठकर चला गया। हम्फ, कितना व्यवहारिक। समाचार के बारे में पता चलने के बाद वह इतनी जल्दी चला गया, छोटे मिंट ने हुओ किंग को जाते हुए देखकर तिरस्कार पूर्वक कहा। हे, क्या यह सामान्य नहीं है? उनके प्रति रहस्यवादी क्षेत्र का आकर्षण आपके लिए अकल्पनीय है, छोटे मिंक। लेंग रुओजू बेपरवाही से मुस्कुराए। जुएर, चलो बिस्तर पर चलते हैं। छोटे चांदी के मिंक ने जम्हाई ली। क्या आप रात का खाना नहीं खाने जा रहे हैं? लेंग रुक्सू ने पूछा, लेकिन वह हैरान थी। यह छोटा साथी आज इतनी जल्दी क्यों सोना चाहता है? नहीं, मैं सोना चाहता हूं, छोटे सिल्वर मिंक ने कहा। हाल ही में, वह हर दिन जुएर के साथ सो रहा था। वह बहुत धन्य था। तो हम चलते हैं। लेंग रुओजू अपनी बाहों में छोटे मिंक को लेकर अपने कमरे में चली गई। 2 दिन बाद, लेंग रुओजू और अन्य लोगों को धीरे धीरे रहस्यवादी क्षेत्र का आह्वान महसूस हुआ। सभी लोग बैठक कक्ष में एकत्र हुए। लड़की, उन्हें जल्दी से अपने स्थान पर आने दो, तितली अचानक उत्सुकता से चिल्लाई। ठीक है। बिना किसी संदेह के, लेंग रुओजू ने सभी को और जानवरों को कंगन में भेज दिया। तितली, ऐसा क्यों है? लेंग रुक्सू ने पूछा कि लिविंग रूम में केवल बटरफ्लाई और वह ही रह गए थे। क्रीक ऑफ एफिनिटी मिस्टिक रियलम का टेलीपोर्टेशन यादृच्छिक है। मुझे डर था कि आप अलग हो जाएंगे। तितली ने अपनी चमकदार काली आंखें झपकाते हुए समझाया। आपने ऐसा पहले क्यों नहीं कहा? अगर बहुत देर हो गई तो क्या होगा? बटरफ्लाई को हाथ में पकड़ते ही लेंग रुओजू गुस्से से दहाड़ने लगी। लड़की, तुम फिर से कोमल नहीं हो। बूहू। बटरफ्लाई की छोटी काली आंखों से बारिश की तरह आंसू बह रहे थे। अचानक, लेंग रुक्सू पर एक तेज रोशनी चमकी। रोशनी फीकी पड़ने के बाद, लेंग रुओजू और बटरफ्लाई लिविंग रूम से गायब हो गए। इस जगह, लेंग रुओक्सू ने अपने सामने के दृश्यों को देखा और अपने दिल में सोचा, क्या यह एफिनिटी मिस्टिक क्षेत्र का क्रीक है? लेकिन क्या यह जगह कुछ ज्यादा ही निराशाजनक नहीं है? इस समय, लेंग रुओजू एक खुली जगह के बीच में खड़ा था। उसके सामने कुछ ही दूरी पर एक अगोचर जंगल था। इसके अलावा, जितना वह देख सकती थी, जंगल उतना बड़ा नहीं था। उसके पीछे एक नदी थी, और जब उसने नदी के पार देखा तो उसे असीम सफेद कोहरा दिखाई दिया। वह कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रही थी, और बाएं और दाएं भाग सफेद कोहरे से ढके हुए थे जो जहां तक नजर जा सकती थी, फैला हुआ था। बटरफ्लाई लेंग रुओजू के सामने रुकी और गर्व से भरे चेहरे के साथ बोली, लड़की, यह मेरा घर है। बहुत अच्छा है ना?
उसकी चमकीली काली आंखों में रोने का कोई निशान नहीं था। बुरा नहीं, मेरे पैर। यह कैसी खराब जगह है। लेंग रूक्स्यू के माथे से ठंडा पसीना टपक रहा था और उसका दिल जल रहा था। इस जगह ने उसे सचमुच दुखी कर दिया। उसके सामने छोटा सा जंगल और उसके पीछे नदी के अलावा और कुछ नहीं था। इसके अलावा यहाँ की हवा में आध्यात्मिक ऊर्जा पर्याप्त सघन नहीं थी। संक्षेप में, इसकी प्रतिष्ठा तभी तक अच्छी थी जब तक उसने इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा था। लड़की, इतनी जल्दी गुस्सा मत हो। वास्तव में, यह जगह वास्तव में अच्छी है, लेकिन आपको इसे स्वयं तलाशने की जरूरत है। आपका पहला पड़ाव आपके सामने जंगल है। उस जंगल से गुजरने के बाद ही आपको अन्य स्थानों पर टेलीपोर्ट किया जा सकता है, और यह पहला चरण सबसे सुरक्षित भी है। लड़की, तुम सच में भाग्यशाली हो। इस रहस्यमय क्षेत्र के जंगलों में सबसे अच्छी चीजें हैं, तितली ने उत्साह से कहा। मुझे और कहाँ टेलीपोर्ट किया जा सकता है? बटरफ्लाई ने जो कहा उसे सुनने के बाद लिंग रुओजू ने उत्सुकता से पूछा। परंतु उसका संदेह बिल्कुल भी कम नहीं हुआ क्योंकि यह जंगल बहुत छोटा था। वह एक ही नजर से इसका अंत देख सकती थी। रेगिस्तान, महासागर, घाटियां, पर्वत श्रृंखलाएं इत्यादि। लेकिन जंगलों में टेलीपोर्ट करना आपके लिए सबसे अच्छा है, बटरफ्लाई ने समझाया। मैं अभी आप पर विश्वास करूंगा। लेंग रुओक्सू ने कुछ सोचने के बाद कहा और फिर सभी को बाहर जाने दिया। सभी के बाहर आने के बाद वे बहुत शांत थे क्योंकि उन्होंने लेंग रुक्सू और बटरफ्लाई के बीच की बातचीत सुनी थी। जुएर, चलो चलते हैं क्योंकि हम अन्य स्थानों पर तभी जा सकते हैं जब हम जंगल से गुजरेंगे, लेंग क्विंटियन ने अपनी हथेलियों को रगड़ते हुए उत्सुकता से कहा। वह वास्तव में एफिनिटी मिस्टिक क्षेत्र के इस प्रसिद्ध क्रीक के बारे में बहुत उत्सुक था। चलो चलें। लेंग रूक्स्यू ने कहा कि जब उन्होंने देखा तो हर कोई पौराणिक रहस्यवादी क्षेत्र को देखने के लिए अधीर था। जाओ जाओ। जब वे एक साथ जंगल में चले तो हर कोई उत्साहित था। जंगल में प्रवेश करने के बाद लेंग रुओजू को पता चला कि वह गलत थी। उसे जंगल को उसके स्वरूप से नहीं आंकना चाहिए था क्योंकि यहाँ हर जगह जड़ी बूटियां थीं, जिनमें से कई रास्ते कवर करती थी और कुछ असामान्य रूप से कीमती थी। इसके अलावा इस जंगल का आंतरिक भाग बिल्कुल भी छोटा नहीं था। हिलना मत। किसी भी जड़ी बूटी पर कदम न रखें। लियू यान, एक कीमियागर, उत्साह से चिल्लाया, जिससे सभी डर गए। बदबूदार लड़के, तुम इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? हम बहरे नहीं हैं। बूढ़े आदमी ने लियू यान के सिर पर थप्पड़ मारा और जानबूझकर उसे गुस्से में डांटा। हे। लियू यान केवल मूर्खतापूर्ण ढंग से मुस्कुराया। लियू यान सही है। हर कोई सावधान रहे कि जड़ी बूटियों पर कदम न रखें, लेंग रूक्स्यू ने कुछ मनोरंजन के साथ कहा। अफसोस, लियू यान का जड़ी बूटियों के प्रति प्रेम मुझसे भी अधिक पागलपन भरा है। जुएर, अब हमें क्या करना चाहिए? लेंग रूहान ने हिलने की हिम्मत न करते हुए पूछा। आगे बढ़ो। हम इतनी सारी जड़ी बूटियां बर्बाद नहीं कर सकते, लेंग रूक्सू ने तथ्यात्मक रूप से कहा। सभी के माथे पर ठंडे पसीने की कुछ बूंदें छलक आईं। चूंकि वहां बहुत अधिक घास थी तो उन्हें कितनी देर तक घास चुननी पड़ती। हे, मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर है। आप इस क्षेत्र को तब तक नहीं छोड़ पाएंगे जब तक आप यहाँ की सभी जड़ी बूटियों की कटाई नहीं कर लेते, तितली ने सबके सामने नृत्य करते हुए खुशी से कहा। क्या यह खबर बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं थी? यह तो बस समय की बर्बादी थी। लेकिन उन्होंने जल्द ही अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया। आखिरकार बटरफ्लाई स्थानीय तानाशाह थी। वे दूसरों की बातों पर विश्वास नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्हें स्थानीय तानाशाह की बातों पर विश्वास करना पड़ता था। इसके अलावा बटरफ्लाई इतनी उत्साहित क्यों थी? लेंग रुओजू ने बटरफ्लाई को एक स्वीकृत रूप दिया। हाँ, यह पहली बार था जब उसे एहसास हुआ कि तितली थोड़ी उपयोगी थी। अन्यथा उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वह उनसे सारी जड़ी बूटियां तोड़वा लें। अपनी किस्मत को स्वीकार करने के बाद वे सभी बैठ गए और अपने निकटतम स्थान को चुनने लगे। आह, यह क्या है? अचानक आश्चर्य की चीख सुनाई दी। क्या बात है? क्या बात? लिन युआन, आप अति प्रतिक्रिया क्यों कर रहे हैं? लेंग क्विंटियन ने थोड़ी नाराजगी के साथ कहा। वह लिन युआन के सबसे करीब था, इसलिए आवाज उसके कानों तक सबसे तेज पहुंची, जिससे वह डर गया। नहीं, आप क्या सोचते हैं यह क्या है? लिन युआन ने व्यथित होकर कहा। तुरंत हर किसी की नजर लिन युआन की दृष्टि की रेखा पर गई, केवल एक अज्ञात जड़ी बूटी की जड़ पर रोएंदार फर से ढकी एक हल्की पीली गेंद को देखने के लिए। गेंद लगभग एक हथेली के आकार की थी और उस पर दो समान रूप से गोल बड़ी आंखें थीं। इस समय वे काली और चमकदार आंखें जो रात के आकाश की तरह थीं, लिन युआन को गुस्से से देख रही थी, जैसे कि लिन युआन उसका दुश्मन हो। मिस, हमें क्या करना चाहिए? लिन युआन ने अपने हाथ में जड़ी बूटी पकड़ते हुए थोड़ा शर्मिंदा होकर पूछा।
बूहू, वास्तव में यह छोटी सी चीज क्या है? इसमें एक जोड़ी आंखों के अलावा चेहरे की कोई अन्य विशेषता नहीं थी और यह अजीब और डरावना था। इसके अलावा यह उसे घूर रहा था। आह! तितली भी अचानक चिल्ला उठी। धिक्कार है तितली, तुम क्यों चिल्लाई? लेंग रूक्स्यू ने अपने सामने उड़ती हुई तितली को पकड़ते हुए पूछा। हे लड़की, हम अमीर हैं, हम अमीर हैं। वह छोटी सी चीज एक खजाने की तलाश करने वाला जानवर है। यदि हमारे पास कोई खजाना है तो वह हमसे बच नहीं सकता। तितली ने उत्साह से कहा और बुरी तरह हंसी। खजाना खोजने वाला जानवर। लेंग रूक्सू ने फरबॉल को देखा। वह कभी नहीं जानती थी कि दुनिया में ऐसा कोई जानवर मौजूद है, लेकिन यह सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था। बड़ी बहन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ कोई खजाना खोजने वाला जानवर होगा। किंग ज्यू की आवाज लेंग रूओजू के दिमाग में गूंज उठी। किंग जुए, क्या आपने इस बारे में सुना है? लेंग रूक्स्यू ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, 1 लाख साल पहले खजाने की तलाश करने वाले जानवर हर किसी का सपना थे। लेकिन मूल रूप से अब ऐसे लोग नहीं हैं जो इन जानवरों के बारे में जानते हों। इसके अलावा खजाने की तलाश करने वाले जानवर लंबे समय से विलुप्त हो गए हैं। यह एकमात्र खजाने की तलाश करने वाला जानवर बचा होना चाहिए। बड़ी बहन, आपको इसे वश में करने का एक तरीका सोचना होगा। इस तरह भविष्य में सभी अच्छे खजाने हमारे होंगे, किंग ज्यू ने उत्साह से कहा। ओह! लेंग रुओजू के माथे से ठंडा पसीना टपकने लगा। किंग जू इतना पैसे का लालची कैसे हो गया? लेकिन वह सही था। यदि वह इतनी अच्छी बात स्वीकार नहीं करती तो क्या दूसरों को इससे लाभ नहीं होता? किंग जू, मैं इसे कैसे वश में कर सकता हूँ? लेंग रुओजू दुविधा में थी। यह छो बात बहुत अप्रिय लग रही थी। बड़ी बहन, इसकी पसंदीदा चीज खजाना है, इसलिए इसे खजाने से लुभाने की कोशिश करो, किंग ज्यू ने कुछ सोचने के बाद सुझाव दिया। खजाना। लेंग रुओजू सोच में डूब गई। लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद उसे एहसास हुआ कि वास्तव में उसके पास कोई खजाना नहीं था जिसे वह बाहर निकाल सके। उसका सबसे अच्छा खजाना स्वर्ग और पृथ्वी का कंगन था, लेकिन वह इसे तब तक बाहर नहीं निकाल सकती थी जब तक कि यह छोटी सी चीज उसमें प्रवेश करने के लिए तैयार न हो। लेंग रुओजू ने बहुत देर तक विचार किया। आखिरकार उसने अपने दांत पीस लिए, एक स्पिरिट फल निकाला और काट लिया। अफसोस, रहने भी दो, मैं उसे करने की एक कोशिश तो करूंगा। उम्मीद है यह उपयोगी होगा। लेकिन कुछ देर इंतजार करने के बाद नन्ही सी लड़की ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। लेंग रुओक्सू केवल समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा वाला फल ही निकाल सकती थी और उसे खा सकती थी। ऐसा लग रहा था कि पीले और फूले हुए फरबॉल से फल की गंध आ रही है। इसका छोटा शरीर थोड़ा हिल गया, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन छोटी सी चीज की प्रतिक्रिया देने की इच्छा पहले से ही लेंग रुओक्सू के लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन थी। उसने कड़ी मेहनत जारी रखी और सीधे लगभग पारदर्शी सफेद फल निकाला। जैसे ही उसने यह फल निकाला, उसने देखा कि एक पीली बिजली तेजी से झपट रही है। जब तक सभी ने प्रतिक्रिया व्यक्त की, तब तक पीला फरबॉल लेंग रूक्स्यू के हाथ में आ चुका था। छोटे फरबॉल ने फल को कसकर गले लगा लिया, जैसे कि उसने कोई खजाना खोज लिया हो और चाहे कुछ भी हो, जाने से इनकार कर दिया। लेंग रुओक्सू ने छोटे फरबॉल को करीब से देखा और महसूस किया कि इसमें एक नाक और एक मुंह था। वे छोटे थे और उसके फर से ढके हुए थे, इसलिए उन पर ध्यान देना आसान नहीं था। इतना ही नहीं, बल्कि उस छोटे लड़के के पास एक जोड़ी छोटे छोटे पंख और एक जोड़ी गुलाबी और मुलायम छोटे पंजे भी थे। लेकिन वे रोएदार शरीर में छिपे हुए थे, इसलिए बाहर से यह बड़ी काली आंखों वाले फरबॉल जैसा दिखता था। खजाना, खजाना। पीले फरबॉल के मुंह से एक बचकानी आवाज निकलती रही, जो बहुत खुश लग रही थी। बड़ी बहन के पास ऐसे कई खजाने हैं। जब तक आप बड़ी बहन का अनुसरण करने के इच्छुक हैं, तब तक आपके पास जितने चाहे उतने हो सकते हैं। लेंग रुओक्सू ने लिटिल रेड राइडिंग हुड को लुभाने वाले बड़े बुरे भेड़िए की तरह आकर्षक ढंग से कहा। वास्तव में, फरबॉल ने अपनी बड़ी और गोल काली आंखों से चमकती हुई लेंग रुओजू को देखा। बड़ी बहन बच्चों से झूठ नहीं बोलती। लेंग रुओक्सू ने चेहरे पर मुस्कान के साथ बहुत ईमानदारी से कहा। फिर मैं हर दिन इनमें से एक फल खाना चाहता हूँ। फरबॉल ने अपनी शर्तें बतानी शुरू की। इसने अपने भोजन के रूप में स्वर्गीय सामग्री और सांसारिक खजाने को खाया। अन्यथा यह खजाने की तलाश नहीं करना चाहेगा। वहां बिल्कुल कोई समस्या नहीं है, लेंग रूक्स्यू ने वादा किया। लेकिन वह हैरान थी। क्या इस छोटी सी चीज के फटने और मरने का डर नहीं है? इस फल में आध्यात्मिक ऊर्जा की मात्रा इतनी अकल्पनीय थी कि उसने इसे खाने की हिम्मत भी नहीं की। लेकिन आपको अब से बड़ी बहन की बात सुननी होगी, लेंग रुओजू ने कहा। हाँ, मैं बहुत सारे खजानों के बारे में जानता हूँ, फरबॉल ने आभार व्यक्त करते हुए कहा।
खजाना ढूंढना इसकी विशेषता थी और यह अपनी ताकत में भी सुधार कर सकता था। बोलने के बाद छोटे फरबॉल ने सक्रिय रूप से लेंग रुओक्सु के साथ एक आत्मा अनुबंध शुरू किया। अब से मैं तुम्हें बॉल बॉल कहूंगा, लेंग रुक्स्यू ने उसके गोल शरीर को देखते हुए कहा। मेरा एक नाम है बॉल बॉल। खुशी से लेंग रुओक्सु के चारों ओर उड़ने लगी, लेकिन उसका गोल मटोल छोटा शरीर वास्तव में उसके छोटे पंखों की जोड़ी के अनुपात में नहीं था। हर कोई इसे डर के मारे देख रहा था, डर था कि यह हवा से गिर जाएगा। हे लड़की, बुरा नहीं है। भविष्य में खजाना ढूंढना बहुत आसान हो जाएगा। तितली लेंग रुओजू के सिर पर रुकी और उसकी प्रशंसा की। ठीक है, बस वहां खड़े मत रहो, जल्दी करो और जड़ी बूटियां उठाओ, लेंग रुक्स्यू ने आग्रह किया। वह वास्तव में नहीं जानती थी कि इतनी सारी जड़ी बूटियां इकट्ठा करने में कितना समय लगेगा। बड़ी बहन, मैं आपकी मदद करूंगा। काफी उड़ान भरने के बाद बॉल बॉल लेंग रुओजू के कंधे पर रुक गई। ओह, ठीक है। हालांकि लेंग रुओजू ने यह नहीं सोचा था कि यह छोटी सी चीज मदद कर सकती है, लेकिन एक बच्चे की अपरिपक्व भावना को ठेस न पहुंचाने के लिए वह इस पर आपत्ति नहीं कर सकती थी। अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए बॉल बॉल पास में जड़ी बूटियों के एक ढेर के ऊपर आकाश में उड़ गई। वह जहां भी जाता तारों का प्रकाश फैल जाता। इसके तुरंत बाद जमीन से समूह में जड़ी बूटियां निकली। ओह, एक पल के लिए हर कोई स्तब्ध रह गया। यह कौन सी क्षमता थी? यह सचमुच अविश्वसनीय था। पलक झपकते ही 1/3 जड़ी बूटियां इकट्ठी हो गईं। लेंग रुओजू के पास शब्द नहीं थे। बूहू, वह जानती थी कि उसने फिर से गलत अनुमान लगाया था। रहस्यवादी क्षेत्र की चीजें वास्तव में सामान्य ज्ञान से नहीं मापी जा सकती। बड़ी बहन, मुझे आराम की जरूरत है। बॉल बॉल हौंकते हुए लेंग रुओजू के कंधे पर गिरी। ठीक है, अच्छा, चलो जल्दी मत करो। जब लेंग रुओजू ने देखा कि बॉल बॉल थक गई है तो उसने उत्सुकता से कहा। उसने उसे एक फल दिया जो उसे पसंद आया। हे, धन्यवाद बड़ी बहन। बॉल बॉल ने लगभग अपने शरीर के आकार के फल को अपने छोटे पंजों से पकड़ लिया और उसे कुतरना शुरू कर दिया। लेंग क्विंटियन अपनी पोती के पास गए और संतुष्टि के साथ कहा, ज़ुएर, यह छोटा साथी वास्तव में अच्छा है। छोटी बच्ची, इस छोटी सी चीज से हम भविष्य में बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं। बूढ़ा आदमी भी आ गया। ठीक है, लेंग रुक्स्यू ने सिर हिलाया। उसने बॉल बॉल की ओर देखा, जो आंखों में आंसू लिए खुशी से खा रही थी, और उसे लगा कि उसका दिल नर्म हो गया है। कितना मासूम और प्यारा सा लड़का है। मिस, यह बहुत भयंकर है। अभी अभी इसने मुझे घूरकर भी देखा, लिन युआन ने शिकायत की। आप अभी भी एक बच्चे के साथ गणनात्मक क्यों हो रहे हैं? यह आपको घूर रहा था क्योंकि हमने इसका भोजन चुरा लिया था। वास्तव में, यह छोटी सी चीज बहुत सरल है। लेंग रुओजू बहुत पक्षपाती थे और उन्होंने बॉल बॉल के पक्ष में बात की। यह सही है, आप पहले से ही बहुत बुरे हैं। लेंग क्विंटियन ने लिन युआन की ओर देखा और अप्रसन्नता से गुर्राया। याद, लिन युआन ने कड़वा चेहरा दिखाया और दयनीय होने का नाटक किया। दुर्भाग्य से किसी को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। जाओ जल्दी से जड़ी बूटियां उठाओ। हर चीज के लिए बॉल बॉल पर भरोसा मत करो, लेंग रुओक्सू ने सीधे कहा। ठीक है, लिन युआन ने जवाब दिया और चुपचाप घास चुनना जारी रखा। बॉल बॉल के पहले प्रयासों के बाद अब ऐसी कई जगहें थी जहां वे खड़े हो सकते थे और वहां उतनी भीड़ नहीं थी। इसलिए उनमें से प्रत्येक ने घास चुनने के लिए एक स्थान चुना। बड़ी बहन, मैं आराम कर चुका हूं। बॉल बॉल ने फिर काम करना जारी रखा। पलक झपकते ही जमीन पर जड़ी बूटियों की मात्रा 1/3 कम हो गई। बॉल बॉल, इसके बारे में चिंता मत करो, हमें बाकी काम करने दो। लेंग रुओजू का दिल दुख गया जब उसने बॉल बॉल को थकावट से हौंकते हुए देखा। उसने जल्दी से उसकी सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए उसे एक स्पिरिट फल दे दिया। धन्यवाद बड़ी बहन, बॉल बॉल ने स्पिरिट फल पकड़ते हुए खुशी से कहा। इसकी बड़ी बड़ी आंखें मुस्कुराने से लगभग एक रेखा में सिमट गईं। बॉल बॉल को आराम दिलाने के बाद उसने उससे उठाई गई जड़ी बूटियों को कंगन में भेज दिया। उसे जड़ी बूटियां चुनने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक जगह भी मिल गई। वाह मिस, देखो मुझे क्या मिला, लियू यान ने अचानक उत्साह से कहा। सभी ने लियू यान की ओर देखा और देखा कि उसके हाथ में सुनहरे रंग का जिनसेंग था जो एक वयस्क की बांह जितना मोटा था। जिनसेंग के सिर में मानवीय विशेषताएं भी थी और यह बहुत स्पष्ट था। क्या यह जिनसेंग है या गाजा? यह इतना बड़ा क्यों है? फैंग दा अविश्वास में बड़बड़ाए। बेवकूफ, बेशक यह जिनसेंग है। लिन लियांग ने फैंग दा के सिर पर जोर से प्रहार किया, समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए।
लेंग रुओक्सु ने आश्चर्य से बड़े सुनहरे जिनसेंग को देखा और समझाया, यह एक सुनहरा जिनसेंग है और कम से कम 1000 साल पुराना है। मिस, इसके चेहरे की विशेषताएं बहुत स्पष्ट हैं। क्या आपको लगता है कि इसमें बुद्धि विकसित हो गई है? लियू यान ने उत्सुकता से पूछा। एक कीमियागर के रूप में उन्हें सभी प्रकार की जड़ी बूटियों और पौधों में सबसे अधिक रुचि थी। इसके अलावा इतना बड़ा जिनसेंग देखना बेहद दुर्लभ था। यह सचमुच बहुत रोमांचक था। इसे यहाँ लाओ और मुझे देखने दो, लेंग रुओजू ने कहा। ठीक है। लियू यान ने जिनसेंग को लेंग रुक्सु को सौंप दिया और उसकी ओर आशा से देखा। लेंग रुओक्सु ने अपने हाथ में सुनहरा जिनसेंग पकड़ रखा था, लेकिन उसे आध्यात्मिक शक्ति में कोई उतार चढ़ाव महसूस नहीं हुआ। शायद इस जिनसेंग ने अभी तक बुद्धि विकसित नहीं की है। अचानक उसे डर महसूस होने लगा, लेकिन बहुत थोड़ा सा। किंग जुए, क्या इस जिनसेंग ने बुद्धि विकसित की है? लेंग रुओक्सु ने टेलीपैथी के माध्यम से अनिश्चितता पूछी। बड़ी बहन, यह सुनहरा जिनसेंग लगभग 3000 साल पुराना है और इसमें पहले से ही बुद्धि विकसित हो चुकी है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है। बड़ी बहन, इसे मुझे सौंप दो। तुम्हें इसे जल्दी से रोकना होगा। यह जिनसेंग बहुत डरपोक है, किंग जू ने हंसते हुए कहा। ठीक है। लेंग रुओक्सु ने कंगन में सुनहरा जिनसेंग भेजा। इसमें पहले से ही खुफिया जानकारी है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है, लेंग रुओक्सु ने किंग ज्यू के साथ बात करने के बाद समझाया। वाह, मैंने पहले कभी लकड़ी जैसा स्प्राइट नहीं देखा। लियू यान ने उत्साह से कहा। बदबूदार बच्चे, क्या आपको लगता है कि हमने पहले कभी ऐसा देखा है? वे चीजें लंबे समय से किंवदंतियां बन गई हैं, ओल्ड जाओ ने थोड़ी नाराजगी के साथ कहा और लियू यान के सिर पर प्रहार किया। हे मिस, हम जिनसेंग स्प्राइट कब देख सकते हैं? लियू यान ने मूर्खतापूर्ण मुस्कान के साथ पूछा। रिकॉर्ड के अनुसार केवल स्वर्गीय सामग्री और 10,000 साल से अधिक पुराने सांसारिक खजाने ही स्प्राइट का उत्पादन कर सकते हैं। यह जिनसेंग अब केवल 3000 साल पुराना है, इसलिए हमें इंतजार करना होगा, लेंग रुओक्सु ने ईमानदारी से कहा। ओह, इसका मतलब यह नहीं है कि अभी भी 7000 साल बाकी है। बूहू, मैं तब तक मर जाऊंगा, लियू यान ने उदास चेहरे के साथ कहा। जरूरी नहीं। जब तक आप लगन से खेती करते हैं, आप बहुत लंबे समय तक जीवित रहेंगे, लेंग रुओक्सु ने सांत्वना दी। हाँ, मैं लगन से खेती करूंगा। मुझे प्रसिद्ध लकड़ी के प्रकार के स्प्राइट देखने हैं, चाहे कुछ भी हो। लियू यान ने प्रभावशाली ढंग से कहा। अपनी ओर देखो, क्या तुम केवल 7000 वर्ष और जीने से संतुष्ट हो? फैंग दा ने अवमानना साथ कहा। और क्या? लियू यान ने अपना सिर खुजलाया। यह इच्छा छोटी नहीं थी। बेशक, शाश्वत जीवन। अगर वे हमेशा के लिए जीवित रह सके तो कौन मरने को तैयार होगा? फैंग दा ने तथ्यात्मक रूप से कहा। क्वोट। लियू यान अवाक था। वह अब केवल एक आध्यात्मिक संप्रभु था। अनंत जीवन, यह बहुत दूर था। इसके अलावा कोई नहीं जानता था कि इस संसार में अनंत जीवन है या नहीं। मिस, क्या मैं सही हूं? फैंग दा ने अपनी युवा महिला को चापलूसी भरी नजर से देखा। हाँ, आप वास्तव में इसे अपने लक्ष्यों में से एक के रूप में मान सकते हैं, लेंग रुक्स्यू ने सहमति व्यक्त की। ठीक है, चलो चुनना जारी रखें। लेंग रुओजू ने जारी रखा। 2 घंटे बाद सभी के प्रयासों से जमीन पर मौजूद सभी जड़ी बूटियां काट ली गईं, जिनमें कई कीमती जड़ी बूटियां भी शामिल थीं। लेंग रुक्स्यू ने साफ खुली जगह को देखा और उसके माथे पर ठंडे पसीने की 2 बूंदें टपक पड़ी। क्या हमने उस जगह को बहुत सफाई से साफ नहीं किया? तितली, क्या हमें वास्तव में उन सभी की कटाई करनी है? क्या हमें कुछ को पीछे छोड़ देना चाहिए? लेंग रुओजू पूछने में मदद नहीं कर सके। उन्हें टिकाऊ होना चाहिए, है ना? अन्यथा क्या भविष्य में ये सभी जड़ी बूटियां विलुप्त नहीं हो जाएंगी? हाँ, जब तक आप उन सभी की कटाई नहीं कर लेते, तब तक आप वहां से नहीं जा पाएंगे। इसके अलावा, भले ही आपने अब उन सभी की कटाई कर ली है, लेकिन जब एफिनिटी मिस्टिक क्षेत्र का क्रीक 1000 वर्षों में एक बार फिर खुलेगा तो वह फिर से जड़ी बूटियों से भर जाएगा, बटरफ्लाई ने धीरे से अपने पंख फड़फड़ाते हुए समझाया। ओह, यह सचमुच जादुई है। लेंग रुओजू को राहत मिली। यह स्थान वास्तव में रहस्यवादी क्षेत्र कहलाने योग्य था। लड़की, सामने की सड़क आ गई है। चलो जल्दी चलें, तितली ने आग्रह किया। हे, आगे अभी भी बहुत सी अच्छी चीजें थी। लेंग रुक्सू ने ऊपर देखा और खुली जगह में एक छोटा सा रास्ता दिखाई दिया। उसने अपना सिर घुमाया और सभी से कहा, चलो चलें। आइए चलें और देखें। सभी लोग उत्सुकता से आगे बढ़ गए। यह क्या है? छोटे रास्ते के अंत में हर कोई अवाक रह गया। उनकी आंखों के सामने फलों के पेड़ों से भरा एक बड़ा बगीचा था। इसके अलावा रास्ता चला गया था। हे स्वर्ग, मुझे मत बताओ कि हमें पेड़ों से सारे फल तोड़ने होंगे।
फैंग दा विलाप करने लगे, ऐसा महसूस हुआ मानो उनका सिर फट जाएगा। बिंगो, आपने इसे सही समझा है। तितली फैंग दा के पास उड़ गई और उसकी प्रशंसा की। हम इस तरह कैसे रह सकते हैं? क्या हम यहाँ शारीरिक श्रम करने के लिए आए हैं? गुओ योंग ने कड़वे चेहरे के साथ शिकायत की। शिकायत करना बंद करो। सब लोग पेड़ों को तोड़ो और जल्दी से तोड़ो। लिंग रूक्स्यू ने आदेश दिया। बॉल बॉल, क्या आप ये फल चुन सकते हैं? लिंग युआन ने गोल मटोल फरबॉल को देखते हुए उत्सुकता से पूछा। नहीं, यह मेरी विशेषता नहीं है, बॉल बॉल ने आंखें सिकोड़कर ईमानदारी से कहा। हे लड़की, यह जगह बहुत बड़ी है। तुम मदद के लिए जानवरों को बाहर आने दे सकती हो, बटरफ्लाई ने उसे समझदारी से याद दिलाया। ठीक है, लेंग रूक्स्यू ने सिर हिलाया। एक विचार के साथ उसने अपने सभी जानवरों को छोड़ दिया। फैंग जान, सिल्वर विंग्स, हर कोई कुछ चुनने में मदद करे। लेंग रूक्स्यू ने आदेश दिया। हाँ मास्टर। दोनों जानवरों ने स्वीकार किया और फिर मदद के लिए अपने कबीले की व्यवस्था की। जुएर, मैं भी बाहर आना चाहता हूँ। छोटे सिल्वर मिंक ने लेंग रुओक्सु को दयनीय रूप से एक ध्वनि प्रसारण भेजा। छोटे मिंक, हमें काम करने की जरूरत है। आज्ञाकारी रूप से अंदर रहो। मैं तुम्हें बाद में बाहर जाने दूंगा, लेंग रूक्सु ने सांत्वना दी। मैं भी मदद कर सकता हूँ। छोटे सिल्वर मिंक ने अपने गुलाबी होठों को थोड़ा उदास होकर थपथपाया। बूहू, वह जानता था कि जुएर को डर था कि वह थक जाएगा, लेकिन वह उसके साथ रहना चाहता था। अच्छा, लेंग रुओक्सु केवल छोटे मिंक को बाहर जाने दे सकती थी। यह देखकर कि सभी ने तोड़ना शुरू कर दिया था, लेंग रुओक्सु को भी एक पेड़ मिला और उसने भी फल तोड़ने पर ध्यान केंद्रित किया। इन फलों में हल्की आध्यात्मिक ऊर्जा थी। हालांकि वे उसके कंगन जितने अच्छे नहीं थे, वे लिंग फैंग महाद्वीप पर शीर्ष स्तर के थे। सभी ने मिलकर 3 घंटे से अधिक समय तक काम किया और फल तोड़े। अंततः उन्होंने पेड़ों से सारे फल तोड़ लिए और जो रास्ता गायब हो गया था वह फिर से प्रकट हो गया। सभी लोग रास्ते पर चलते रहे। रास्ता फिर से गायब होने के बाद जमीन पर चारों ओर अयस्कों से भरा एक क्षेत्र उनके सामने दिखाई दिया। वाह, हे भगवान, यह टंगस्टन सोने का अयस्क है। और हरे पाइन क्रिस्टल। हाहा, हम अमीर हैं। हम अमीर हैं। इस बार पागल होने की बारी बूढ़े जाओ और उसके शिष्यों की थी। हर कोई अयस्कों को इकट्ठा करने के लिए अपने भंडारण रिंगों का उपयोग करे। बटरफ्लाई के स्पष्टीकरण की आवश्यकता के बिना लेंग रुओक्सु ने सीधे आदेश दिया। संपूर्ण भूमि को कवर करने वाले अयस्कों को इकट्ठा करना अपेक्षाकृत आसान था। आधे घंटे से भी कम समय में उन्होंने पहले से ही जमीन पर सभी अयस्कों को इकट्ठा कर लिया था। लेकिन अजीब बात यह थी कि जो रास्ता दिखना चाहिए था वो उम्मीद के मुताबिक नहीं दिख रहा था। क्या चल रहा है? सब लोग आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखने लगे। शायद हमसे कुछ अयस्क छूट गए हैं। हर कोई ध्यान से चारों ओर देखें, लेंग रुओक्सु ने कुछ सोचने के बाद कहा। सब अलग अलग खोजने लगे। मिस, लगता है यहाँ कुछ है। फू बिन ने कुछ देर खोजने के बाद अचानक कहा। कहाँ? हर कोई आकर्षित था। यह क्या है? हर कोई हैरान था। दूर एक कोने में जमीन में एक पारदर्शी क्रिस्टल आधा दबा हुआ था। क्रिस्टल हल्का नीला था और क्वार्ट्ज जैसा था। फैंग झान ने ब्रेसलेट से ध्वनि प्रसारण के माध्यम से कहा, मास्टर, यह एक जल क्रिस्टल है, और जल विशेषता वाले कृषक इसका उपयोग खेती के लिए करते हैं। भले ही प्रत्येक तत्व के क्रिस्टल का उपयोग इस दुनिया में नहीं किया गया था, वे ऊपरी क्षेत्र में निश्चित रूप से अच्छी चीजें थे। फैंग जान ने जो कहा उसे सुनने के बाद लेंग रुओक्सु नीचे बैठ गए और आधे दबे हुए क्रिस्टल को खोदकर बाहर निकाला। लेकिन जितना अधिक उसने खोदा उतना ही अधिक उसे मिला। यह देखकर सभी लोग झट से नीचे बैठ गए और खुदाई में मदद करने लगे। सभी पानी के क्रिस्टलों को खोदने के बाद सभी को अचानक पता चला कि वे एक विशाल गड्ढे में थे। ओह, सटीक कहें तो उन्होंने जमीन में एक गड्ढा खोदा था। इसके अलावा उनके शरीर और चेहरे गंदगी से सने हुए थे। वे कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह गए और फिर सभी हंसे। हाहा, अपनी ओर देखो, तुम मिट्टी के बंदर की तरह हो। फैंग दा ने लिन युआन की ओर देखा और मजाक में हंसे। मेरे बारे में बात मत करो, तुम मुझसे बेहतर नहीं हो, लिन युआन ने जवाब दिया। एक दूसरे पर मत हंसो, अब हम सब एक जैसे हैं, लेंग क्विंटियन ने उन दोनों की ओर देखते हुए निष्पक्षता से कहा। बिल्कुल, किसी ने प्रतिध्वनि की। अगर आपका हंसना खत्म हो गया है तो ऊपर जाएं। लेंग रुओजू ने असहायता से अपना सिर हिलाया। ये लोग, वे और अधिक चंचल होते जा रहे हैं। लेंग रुओजू गड्ढे से बाहर निकलने वाले पहले व्यक्ति थे। उसके हाथ में एक छोटा सा पारदर्शी क्रिस्टल था। बहुत सुंदर। जो लोग एक के बाद एक ऊपर चढ़े हुए थोड़े चकित थे। उन्होंने हल्के नीले क्रिस्टल को देखा और लगभग लार टपकाने लगी।
क्रिस्टल अंडाकार और अंडे के आकार का था। सूरज की रोशनी में यह एक चकाचौंध और सुंदर चमक बिखेर रहा था। यह एक वाटर क्रिस्टल कोर है, लेंग रूक्सू ने हल्की मुस्कान के साथ समझाया, लेकिन वह अपने दिल में आहें भरने से खुद को नहीं रोक सकी। मैं वास्तव में बहुत भाग्यशाली हूँ। वास्तव में मैंने पहले अग्नि क्रिस्टल कोर प्राप्त करने के बाद एक और क्रिस्टल कोर प्राप्त किया। यह वास्तव में बहुत सुंदर है, हर कोई फिर से चिल्लाए बिना नहीं रह सका। बड़ी बहन, मुझे वाटर क्रिस्टल कोर दो। किंग ज्यू ने एक ध्वनि प्रसारण भेजा। वह लेंग रुओजू की किस्मत पर कुछ अवाक रह गया। क्रिस्टल कोर प्राप्त करना इतना आसान कैसे हो सकता है? लेकिन उसकी बड़ी बहन को पहले ही 2 मिल चुके थे। इसके अलावा उसके पास कुछ बहुमूल्य जड़ी बूटियां थी जो जलगुण वाली थी, इसलिए यह क्रिस्टल कोर काम में आएगा। ठीक है। किंग जूए उसके कोषाध्यक्ष थे। लेंग रुओक्सु बहुत आज्ञाकारी थे और उन्होंने क्रिस्टल कोर को कंगन में भेज दिया। फैंग दा ने लेंग रूक्सु को देखा और बेशर्मी से पूछा, मिस वाटर क्रिस्टल कोर का क्या उपयोग है? इसके साथ भविष्य में हमारे पास पानी के क्रिस्टल की अंतहीन आपूर्ति होगी। लेकिन हमें अब क्रिस्टल की आवश्यकता नहीं है। हमें अन्य आयामों में जाने के बाद ही उनकी आवश्यकता होगी, लेंग रुओक्सु ने सरलता से समझाया। ओह, सभी ने यह दिखाने के लिए सिर हिलाया कि वे समझ गए हैं। बेटा, चलो चलते रहें, बूढ़े जाओ ने आशापूर्वक आग्रह किया। जब उन्होंने सभी क्रिस्टल खोद लिए तो शरारती रास्ता फिर से प्रकट हो गया। ठीक है। लेंग रुओक्सु ने सभी के अपेक्षित भावों को देखा। बड़ी आशा और जिज्ञासा के साथ सभी लोग आगे बढ़ते रहे, लेकिन वे कुछ देर पहले ही फिर रुक गए। जुएर, क्या यही असली जंगल है? पहले के दृश्यों की तुलना इससे कैसे की जा सकती है? लेंग क्विंटियन ने उन विशाल पेड़ों को देखा जो बादलों की तरह ऊंचे थे और उनमें से प्रत्येक को घेरने के लिए कम से कम 100 लोगों की आवश्यकता थी। वह अवाक रह गया। क्या यह कुछ ज्यादा ही अतिरंजित नहीं था? हमने पहले जो देखा उसे केवल परिधि माना जा सकता है, लेंग रूक्स्यू ने अनुमान लगाया। उनके सामने का मूल रास्ता 3 कांटों में बंट गया था। वह नहीं जानती थी कि कौन सा लेना है। लड़की, तुम्हें सावधानी से चयन करना होगा। तुम्हें प्रत्येक रास्ते पर अलग अलग चीजों का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा यह इस जंगल में आखिरी जगह है। इस जगह को खाली करने के बाद तुम्हें बाहर और अधिक खतरे का सामना करना पड़ेगा, बटरफ्लाई ने समझाया। क्या आपका मतलब है कि तीनों रास्ते सुरक्षित हैं? लेंग रूक्स्यू ने तितली की ओर देखा। जैसा कि मैंने कहा, पहला चरण सुरक्षित है। बेशक, इसमें यह जगह भी शामिल है। लेकिन मुझे पूरा यकीन नहीं है कि इन 3 रास्तों पर क्या है। लेकिन निश्चित रूप से कोई खतरा नहीं है, बटरफ्लाई ने निश्चितता के साथ कहा। तुम लोग क्या सोचते हो? लेंग रूक्सू ने लेंग क्विंटियन और अन्य लोगों की ओर देखा। चूंकि कोई खतरा नहीं है, तो हम अलग क्यों नहीं हो जाते ताकि हम कुछ भी अच्छा न चुके? बूढ़े आदमी ने सुझाव दिया। तितली, क्या यह ठीक है? लेंग रूक्स्यू ने अनिश्चितता से पूछा। शायद, तितली ने कुछ सोचने के बाद कहा। लेंग रुओक्सू ने सभी की ओर देखा और कहा, दादाजी, आप 2 समूहों में बंट गए हैं। मैं अकेला जा सकता हूँ। ठीक है, जुएर, सावधान रहो, लेंग क्विंटियन ने चिंतित होकर कहा। लेंग रूक्स्यू ने अपना सिर घुमाया और बटरफ्लाई को आदेश दिया, ठीक है, बटरफ्लाई, बिग ब्रदर के साथ जाओ। फिर ठीक है, सुंदर बड़े भाई, मैं अभी आपका अनुसरण करूंगा। तितली ने अपने पंख फड़फड़ाए और लेंग रूहान के सामने उड़ गई। समूह बनाने के बाद उनमें से प्रत्येक ने एक रास्ता चुना और अंदर चले गए। चलो भी चलें। लेंग रुओजू अपनी बाहों में छोटे मिंक और कंधे पर बॉल लेकर आखिरी रास्ते की ओर चल पड़ी। जैसे ही वह अंदर गई, उसे जड़ी बूटियों का एक और टुकड़ा दिखाई दिया। लेंग रुओजू ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे चुनने में मदद करने के लिए अपने जानवरों को बाहर छोड़ दिया। बड़ी बहन, मैं मदद कर सकता हूँ, बॉल ने कहा, जो लेंग रुओजू के कंधे पर आराम कर रही थी। अच्छा, आराम करो, हम यह कर सकते हैं। लेंग रुओजू इस छोटी सी चीज को गुलाम बनाना जारी नहीं रख सकती थी, इसलिए उसने इसे सांत्वना देने के लिए बात की। इस समय चाम, फैंग झान और अन्य दिव्य जानवर सभी मानव रूप में बदल गए थे। वे जमीन पर बैठ गए और जड़ी बूटियां चुनने पर ध्यान केंद्रित किया। चांदी के भेड़िए अपने पंजों का उपयोग करके सावधानीपूर्वक जमीन खोदते थे और फिर धीरे धीरे जड़ी बूटियां खोदते थे। जानवरों के समन्वय से बड़ी संख्या में जड़ी बूटियां तुरंत इकट्ठी कर ली गईं। लेंग रुओक्सू ने अन्य जानवरों को वापस कंगन में भेज दिया, केवल फैंग झान और चाम को बाहर छोड़ दिया। मास्टर, क्या हम चलें? चाम की खूबसूरत बैंगनी आंखों ने लेंग रूक्स्यू को देखा। खजाना, मुझे यह पसंद है। बॉल अचानक चाम की बाहों में कूद गई और जाने से इनकार कर दिया। लेंग रुओजू का चेहरा काला पड़ गया जब उसने कामुक बॉल को देखा।
क्या बॉल बॉल महिला है? लेकिन उसे बॉल बॉल के स्वाद से सहमत होना पड़ा। मानव रूप में आकर्षण वास्तव में एक दुर्लभ उच्च श्रेणी का सुंदर पुरुष था। जैसे ही उसने अपनी छाती पर छोटे फरबॉल को देखा, काले रंग की एक परत ने चाम के सुंदर चेहरे को ढंक दिया। इसके बारे में सोचे बिना चाम वापस अपने छोटे बर्फ सफेद लोमड़ी के रूप में बदल गया और लेंग रूक्स्यू के कंधे पर चढ़ गया। ओह, मेरा खजाना कहाँ है? बॉल बॉल ने पाया कि उसका खजाना अचानक गायब हो गया है और उत्सुकता से इधर उधर घूम रहा है। मास्टर, वह पुरुष है, चाम ने लेंग रूक्स्यू के विचारों को समझते हुए असहायता से समझाया। ओह, लेंग रुओजू शर्मिंदा थी। तो यह छोटी सी चीज पुरुष है। लेकिन जब उसने चाम देखा तो उसने ऐसा व्यवहार क्यों किया? मेरा भाई आकर्षण से कमतर नहीं है। और केवल दिखावे के मामले में फैंग जान की तुलना चाम से की जा सकती है। मुझे नहीं पता। आकर्षण भी हैरान था। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वह छोटी सी चीज उससे क्यों चिपकी हुई थी। बॉल बॉल, यहाँ आओ, लेंग रूक्स्यू ने धीरे से बुलाया। बड़ी बहन, मेरा खजाना गायब है, बॉल बॉल ने लेंग रुओजू के दूसरे कंधे पर लेटते हुए व्यथित होकर कहा। उसकी बड़ी काली आंखें आंसुओं से भरी थी। बॉल बॉल, आप उसे खजाना क्यों कहते हैं? लेंग रूक्स्यू ने उत्सुकता से पूछा। बॉल बॉल ने लालसा से कहा, उसके पास किसी खजाने की गंध है। यह बहुत बहुत सुगंधित है। आकर्षण, क्या तुमने कुछ खाया? लेंग रुओजू ने संदेह से पूछा। ओह, ऐसा लगता है जैसे बॉल बॉल को विकृत नहीं किया जा रहा था। नहीं। क्या यह जेड अमृत के कारण है? चाम को ध्यान से याद आया कि उसने कुछ भी नहीं खाया था। बाहर आने से पहले उसने केवल जेड अमृत का एक घूंट लिया था। शायद। लेंग रूक्स्यू ने सिर हिलाया। जेड अमृत स्वर्ग और पृथ्वी से पैदा हुआ था और यह अतुलनीय रूप से कीमती था, इसलिए इसे वास्तव में एक खजाना माना जाएगा। इसे ध्यान में रखते हुए लेंग रुओजू ने थोड़ी मात्रा में जेड अमृत निकाला और बॉल बॉल को दिया। आह, खजाना! बॉल बॉल ने उत्साह से जेड बोतल को गले लगाया और उसका गोल मटोल छोटा गोल शरीर बिना रुके हिल रहा था। चल दर, लेंग रुओक्सू ने जानने वाली मुस्कान के साथ कहा। लेंग रुओजू और फैंग जान साथ साथ चले। कुछ देर चलने के बाद उन्होंने पाया कि सामने का नजारा बदल गया है। मास्टर, यह जगह एक भ्रम लगती है। आपको सावधान रहना होगा, फैंग झान ने याद दिलाया। ठीक है। लेंग रूक्स्यू ने सिर हिलाया। वह भी इसे महसूस कर सकती थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि यह जगह किस तरह का भ्रम है। दोनों आगे चलते रहे। रास्ते में उनका सामना कई प्यारे छोटे जानवरों से हुआ, लेकिन उन्होंने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और बस आगे बढ़ गए और आगे बढ़ गए। पेड़ पर फूल क्यों उग रहा है? लेंग रुओक्सू हैरान थी। यह सब बहुत अजीब था कि नंगे पेड़ के तने पर हवा से एक आकर्षक लाल फूल प्रकट हुआ। लेंग रुओजू फूल के पास पहुंची और उसे तोड़ने ही वाली थी कि तभी उसे स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि फूल थोड़ा कांप रहा है, जैसे कि वह किसी चीज से डर रहा हो। क्या हो रहा है? मास्टर, मुझे यह करने दो। जैसे ही लेंग रुओजू का हाथ फूल तोड़ने वाला था, फैंग जान ने हथेली के आकार का लाल फूल खींच लिया। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, तुम बुरे इंसान हो। फूल फैंग जान के हाथ में हिंसक रूप से संघर्ष कर रहा था और मानवीय भाषा में बोल रहा था। भ्रम गायब हो गया। लेंग रूक्स्यू ने जंगल को देखा जो सामान्य स्थिति में आ गया था। तो यह वास्तव में वह फूल था जो उपद्रव कर रहा था। आप स्पष्ट रूप से वही हैं जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। क्या बर्तन केतली को काला कह रहा है? फैंग जान ने कुछ गुस्से में कहा और जानबूझकर थोड़ी ताकत छोड़ी। मैंने नहीं किया। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। मैं बस तुम्हारे द्वारा खोजे जाने से डरता था। बूहू। फूल वास्तव में बोलते हुए सिसकने लगा। आपने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। फिर आपने यह भ्रम क्यों फैलाया? लेंग रुओजू ने ठंडे स्वर में सवाल किया। सौभाग्य से वे इसके झांसे में नहीं आए। अगर यह कोई और होता तो क्या यह खतरनाक नहीं होता? यह सोचकर वह थोड़ा गुस्सा होने से नहीं रोक सकी। यह भ्रम केवल मुझे बचाने के लिए है, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। वास्तव में तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। बूहू। लाल फूल ने रोते हुए समझाया। बेहतर होगा कि तुम अपने आप को स्पष्ट कर लो, वरना मैं तुम्हें एक सूखे फूल में बदल दूंगा और तुम्हारी चाय बना दूंगा, लेंग रुओक्सू ने धमकी दी। रहस्यमय क्षेत्र के नियमों के अनुसार आपको आगे बढ़ने से पहले यहां से कुछ लेना होगा। और इस परीक्षण को पारित करने के लिए केवल एक चीज जो आप ले सकते हैं वह मैं हूं। लेकिन मैं इस जगह को छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए मैंने कुछ प्यारे छोटे जानवरों को प्रकट करने के लिए अपनी डोपेलगैंगर तकनीक का उपयोग किया। मुझे उम्मीद थी कि आप उनमें से किसी एक को ले सकते हैं। इस तरह मैं सुरक्षित रहूंगा। बूहू। फूल ने ध्यान से समझाया। थम्फ।
आप सुरक्षित हो सकते हैं, लेकिन क्या हम रास्ता ढूंढ सकते हैं? लेंग रुओजू ने नाराजगी में कहा। हाँ, आप बाहर जा सकते हैं। उन सभी जानवरों पर मेरी आभा है, फूल ने जल्दी से कहा और लेंग रूक्स्यू पर एक डरपोक नजर चुरा ली। लेकिन आप यहाँ का सबसे अच्छा खजाना है। क्या मैं सही हूँ? लेंग रूक्स्यू ने सोच समझकर कहा। एक फूल जो डोपेलगैंगर तकनीक का उपयोग कर सकता है और भ्रम की व्यवस्था कर सकता है, बुरा नहीं है। वह बहुत संतुष्ट थी। हाँ, बी लेकिन जीवित रहने के लिए मेरी आवश्यकताएं बहुत अधिक हैं, इसलिए यदि मैं यह स्थान छोड़ दूं तो मैं मर जाऊंगा। यदि आप मुझे जबरदस्ती बाहर निकालेंगे तो भी मैं अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाऊंगा। फूल रोया और उस जैसी आंसू की बूंदें उसके केंद्र से और जमीन पर बहने लगी। फैंग झान ने अचानक कहा, मास्टर, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो यह पौराणिक मायावी फूल पौधों की आत्मा वाले जानवरों का राजा होना चाहिए। फूल ने रोना बंद कर दिया और आश्चर्य से कहा, तुम्हें कैसे पता? मेरा नाम प्लांट स्पिरिट बीस्ट। लेंग रुओक्सू ने पौधों की आत्मा वाले जानवरों के परिचय को याद किया जो उसने एक बार एक किताब में पढ़ा था। अतीत में पशु प्रकार और पौधे प्रकार के आत्मिक जानवरों के बीच अंतर था। इसके अलावा वनस्पति आत्मा जानवरों की ताकत पशु आत्मा जानवरों से कम नहीं थी। लेकिन हजारों साल पहले पर्यावरण में बदलाव के कारण उच्च स्तरीय पादप आत्मा जानवर मूल रूप से विलुप्त हो गए। कुछ पौधे जो आज भी मौजूद हैं, जैसे कि नरभक्षी लताएं, केवल निम्नतम स्तर के पौधे की आत्मा वाले जानवर माने जा सकते हैं। मास्टर, यह छोटा सा फूल बहुत शक्तिशाली है, लेकिन यह अभी भी छोटा है, फैंग झान ने जारी रखा। फूल ने सहानुभूति कार्ड खेलते हुए कहा, चूंकि आप मुझे जानते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं यह जगह नहीं छोड़ सकता। अन्यथा मैं निश्चित रूप से मर जाऊंगा। बेशक मुझे पता है, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि यहां से हजारों गुना बेहतर एक जगह है। वह जगह आपके विकास के लिए अधिक उपयुक्त है, फैंग झान ने मुस्कुराते हुए कहा। यदि यह फूल वास्तव में परिपक्व हो सका, तो यह निश्चित रूप से उसके मालिक के लिए एक बड़ी मदद होगी। असंभव। मेरी विरासत में मिली यादें मुझे बताती हैं कि यह मेरे लिए सबसे उपयुक्त जगह है। फूल ने मूर्ख बनने से इनकार कर दिया। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, तो मैं आपको पहले देखने के लिए अंदर ला सकता हूं, फैंग झान ने थोड़ी सी भी झुंझलाहट के बिना कहा। ठीक है। फैंग झान ने फूल की जिज्ञासा को बढ़ाया। फैंग झान की नजर प्राप्त करने के बाद लेंग रुओजू ने उसे और फूल को सीधे कंगन में भेज दिया। कुछ सेकंड बाद फूल का विस्मयादिबोधक लेंग रूक्सू के दिमाग में गूंज उठा। आह, मैं यहीं रहना चाहता हूं। कंगन में लाल फूल खुशी से बोला। चमकीला लाल फूल बिना रुके लहराता हुआ अपना उत्साह दिखा रहा था। हाँ, जब तक आप मेरे मालिक के साथ अनुबंध करते हैं, तब तक आप हमारी तरह यहाँ हमेशा के लिए रह सकते हैं, फैंग झान ने आसपास के जानवरों की ओर इशारा करते हुए आकर्षक ढंग से कहा। ठीक है, मैं अनुबंध करना चाहता हूँ, फूल ने तुरंत सहमति व्यक्त की। भ्रमपूर्ण फूलों को अपने पर्यावरण के लिए उच्च आवश्यकताएं थी, जो अन्य पौधों की आत्मा जानवरों के लिए अतुलनीय थी। इसलिए रहस्यवादी क्षेत्र के बाहर के स्थान इसके विकास के लिए उपयुक्त नहीं थे। लेकिन यह स्थान इसके लिए रहस्यवादी क्षेत्र से अधिक उपयुक्त था, इसलिए यहाँ रहने के लिए यह थोड़ा अधीर था। लेंग रुओक्सू ने कंगन से फैंग झान और मायावी फूल निकाल लिया। उसने उत्साहित लाल फूल को देखा और कहा, आओ अनुबंध करें। ठीक है। हथेली के आकार का लाल फूल बिना रुके हिल गया और एक आत्मा अनुबंध में प्रवेश करने की पहल की। अब से मैं तुम्हें इल्यूजन कहूंगा। अनुबंध के बाद लेंग रुओजू ने छोटे लाल फूल से कहा। फूल ने अपने चमकीले फूल को हिलाते हुए खुशी से कहा, मुझे एक नाम देने के लिए धन्यवाद, मास्टर। क्या यह इस तरह हिलडुल कर अपनी पंखुड़ियां नहीं हिला देगा? लेंग रूक्स्यू कांपते हुए फूल को देखकर अपनी कल्पना को उड़ान देने से नहीं रोक सकी। लेंग रूक्सू के विचारों को सुनने के बाद फूल की नाजुक पंखुड़ियों पर ठंडे पसीने की कुछ बूंदें टपक गईं और उसने असहाय होकर समझाया, मास्टर, मेरी पंखुड़ियां नहीं गिरेंगी। ओह, लेंग रुओजू शर्मिंदा थी। वह यह कैसे भूल सकती है कि उसके जानवरों के पास उसके साथ टेलीपैथी थी। लेंग रुओजू ने चाम और बॉल बॉल पर नजर डाली, जो अपना मुंह ढक रहे थे और हंस रहे थे। यहां तक फैंग झान के कंधे भी कांप रहे थे, भले ही वह मुस्कुरा नहीं रहा था। कितना शर्मनाक। लेकिन लेंग रुओजू को यह नहीं पता था कि कंगन में सभी जानवर भी अपना मुंह ढक रहे थे और हंस रहे थे।